चिट्ठा 2023 में आई तमिल लैंग्वेज की क्राइम सस्पेंस मूवी है। चिट्ठा का मतलब पिता का छोटा भाई यानी अंकल। इस कहानी के मेन हीरो ईश्वरन पर उसके दोस्त की भांजी को मोलेस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस इल्ज़ाम की वजह से उसके प्रति उसके साथ के लोगों का उसे देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है। ईश्वरन की गवर्नमेंट जॉब है। वह अपने क्रश शक्ति को देखता है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी उसके भाई की बेटी सुंदरी की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वह उसे पिक करने के लिए चला जाता है। वहां जाने पर गार्ड कहता कि मैंने तो उसे ऑटो में भेज दिया। ईश्वरन गुस्से में गार्ड का कॉलर पकड़ लेता है। गार्ड कहता है कि वह पीछे छुपी हुई है, मैं मजाक कर रहा था। ईश्वरन सॉरी बोलता है। वह सुंदरी को बहुत प्यार करता है। सुंदरी को मोबाइल में गेम खेलना बहुत पसंद है। जब वह अपना मोबाइल निकालता है और उसमें गेम खेलता है तो सुंदरी अपने आप बाहर आ जाती है। फिर ईश्वरन अपने घर चला जाता है। वह अपनी भाभी और उनकी बेटी के साथ खुशी से रहता है। उसके बाद ईश्वरन अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वह शक्ति को दोबारा देखता है। शक्ति वहाँ काम करने के लिए आई होती है। ईश्वरन शक्ति को अपने अंडर काम पर रख लेता है। उसके बाद वह अपने दोस्त बड़ी वैल्यू से मिलने जाता है। वह उसकी भांजी पुन्नी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। पुन्नी ईश्वरन को मामा कहती है। वह भी ईश्वरन को बहुत पसंद करती है। ईश्वरन का दोस्त बड़ी वैल्यू एसआई है। वह इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम करता है। ईश्वरन बड़ी वैल्यू से शक्ति की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। बड़ी वैल्यू अपने इन्फॉर्मर को शक्ति के घर के पास में लगा देता है। अगले दिन बड़ी वैल्यू और ईश्वरन दोनों शक्ति से मिलने जाते हैं। ईश्वरन शक्ति से बात करना चाहता है, लेकिन बात करने में डर रहा होता है, तो बड़ी वैल्यू उसे शक्ति से मिलवाता है। मगर ईश्वरन डर के कारण शक्ति से बात नहीं कर पाता और उसे ही डांट के चला जाता है कि काम के बीच में बात नहीं करते। ऑफिस में शक्ति अपने एक पेपर पर साइन कराने के लिए ईश्वरन के पास जाती है। ईश्वरन शक्ति से बात करना चाहता है। वह अपने पीछे की गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। शक्ति कहती है कि 12th के रिजल्ट वाले दिन तुम कहाँ थे, तुम उस दिन क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रही थी। इस पर ईश्वरन कुछ नहीं बोलता, तो शक्ति वहाँ से जाने लगती है। ईश्वरन उसे रोकने की कोशिश करता है, तो शक्ति उसे एक थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ईश्वरन को सुंदरी के कॉलेज बुलाया जाता है। वह कहते हैं कि सुंदरी ने एक लड़की की मैजिक पेंसिल चुरा ली और उसे एक दूसरी लड़की के बैग में रख दिया। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। सुंदरी इस बात से इनकार कर देती है कि उसने पेंसिल चुराई। ईश्वरन कहता है कि इसकी भी तो पेंसिल हर दूसरे दिन गायब हो जाती है, आप लोग उसे तो नहीं चेक करते। बाहर जाते समय सुंदरी बताती है कि उसी ने पेंसिल चुराई थी। उसकी फ्रेंड ने कहा था कि अगर वह पेंसिल चुरा कर मुझे दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खेलने चलूंगी। इस पर ईश्वरन कहता कि ऐसे बिना पूछे किसी का भी सामान नहीं लेते। उसे लगता है कि आगे चलकर अगर क्लास में किसी भी चीज़ की चोरी हुई तो वे लोग सुंदरी को ही टॉर्चर करेंगे। तो वह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेता है और सुंदरी का एडमिशन बड़ी वैल्यू के भतीजी जहाँ पढ़ती है उस स्कूल में करा देता है। एक बार ऑफिस में शक्ति पंखे पर लगी धूल साफ कर रही थी, तभी वहां पर ईश्वरन आ जाता है। शक्ति टेबल से नीचे उतरने के लिए ईश्वरन को टेबल पकड़ने के लिए कहती है। वहीं पर ईश्वरन बताता है कि 12th के रिजल्ट वाले दिन उसके भैया मर गए। इस ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, अचानक से सीने में दर्द शुरू हुआ और मर गए। वह कहता कि मैं वहां आया था, तुम्हारा इंतजार भी किया, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिली। इस पर शक्ति कहती है कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। शक्ति ईश्वरन को माफ़ कर देती है। सुंदरी पुन्नी के साथ पढ़ाई कर रही थी, तभी पुन्नी बताती है कि मैंने दीदी को फ़ोन पर बात करने हुए सुना था कि भैरव मंदिर के पास में हिरण देखते हैं। पुन्नी की बड़ी बहन भैरव मंदिर के पास में किसी लड़के से मिलने के लिए बात कर रही थी और पुन्नी को गलतफहमी हो जाती है। वह सुंदरी से कहती है कि हम स्कूल के बाद भैरव मंदिर चलेंगे, वहाँ पर हिरण देखेंगे। सुंदरी कहती है कि लेकिन अगर मेरे चाचा को पता चल गया तो क्या होगा। पुन्नी और सुंदरी अगले दिन हिरण देखने जाने का प्लान बनाते हैं। पुन्नी ईश्वरन से कहती है कि आज हमारा आधे घंटे का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, तो आधे घंटे बाद आइएगा। ईश्वरन कहता है कि ठीक है। स्कूल की छुट्टी होने पर जब पुन्नी और सुंदरी बाहर आते हैं तो वहाँ बाहर ईश्वरन खड़ा रहता है। सुंदरी कहती है कि मैंने तो आधा घंटा बाद आने के लिए कहा था। तो पुन्नी कहती है कि वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं, मुझे लगता है कि वह किसी दूसरे काम से आए हैं। वह दोनों चुपके से ऑटो में बैठ जाते हैं, मगर सुंदरी जाने से मना कर देती है। वह ऑटो से उतर जाती है और ईश्वरन के पास चली जाती है और पुन्नी अकेले ऑटो में चली जाती है। ईश्वरन अपनी भाभी से कहता कि स्कूल वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने क्लास कैसे कैंसिल कर दी। वह तो ठीक हुआ कि मैं वहाँ पर था, नहीं तो वह घर कैसे आती। उसकी भाभी कहती हैं कि ठीक है मैं बात करती हूँ, तुम कुछ मत करना। उसके अगले दिन पुन्नी क्लास में बहुत शांत बैठी रहती है। वह किसी से बात नहीं करती, उसकी तबीयत खराब लग रही होती है। सुंदरी कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन पुन्नी किसी से बात नहीं करती। जब स्कूल की छुट्टी होती है तब सुंदरी ईश्वरन से कहती है कि पुन्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। तब
तब ईश्वरन पुन्नी से बात करता है। ईश्वरन को लगता है कि पुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सुंदरी को स्कूल में ही छोड़कर पुन्नी को अपने साथ लेकर जाता है। अकेले लेकर जाता है। वह सुंदरी से कहता है कि मैं पुन्नी को घर छोड़कर तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ईश्वरन पुन्नी को घर छोड़ने जाता है, लेकिन वह घर से थोड़ी दूर पहले ही पुन्नी को छोड़ देता है। वह पुन्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पुन्नी कुछ नहीं बोलती। ईश्वरन जैसे ही पुन्नी को छूता है, वह डरने लगती है और रोते हुए घर चली जाती है। शाम को बड़ी वैल्यू का फोन आता है। वह ईश्वरन से कहता है कि पुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वह बेहोश हो गई है, तू जल्दी से घर आ जा। ईश्वरन बड़ी वैल्यू के घर जाता है और जब वह सुबह तक नहीं आता तो उसकी भाभी परेशान होती है। तभी कुछ लोग आते हैं, उसमें से एक अपने आप को पुन्नी का चाचा बताता है। वह लोग ईश्वरन की भाभी और सुंदरी को अपने साथ लेकर जाते हैं। पुन्नी के पापा ने ईश्वरन को खूब पीटा था और पीट कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब ईश्वरन पुन्नी को घर ले जा रहा था, तब उसने पुन्नी को घर से थोड़ी दूर पहले ही उतार दिया था। वह उसे समझाने के लिए उसे छूता है और उसी की किसी ने वीडियो बना ली थी। इस वीडियो के आधार पर उन्होंने पुन्नी के रेप का इल्जाम ईश्वरन पर लगा दिया। उसकी भाभी कहती है कि वह ऐसा लड़का नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पुन्नी का पिता सुंदरी से पूछता है कि वह तुम्हें अकेला छोड़कर पुन्नी को अकेले क्यों ले गया। सुंदरी कहती है कि मैंने तो कहा था कि मैं भी साथ में चलती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम साथ में चलोगी तो मैं उसे अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा ईश्वरन ने सुंदरी से इसलिए कहा था क्योंकि पुन्नी बात नहीं कर रही थी, तो वह उसे समझाने की बात कर रहा था, मगर असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह उसे अकेले बात करना चाहता था। लेकिन सुंदरी की बात सुनकर सबको लगता है कि ईश्वरन ने ही पुन्नी के साथ गलत किया है। तभी वह सुंदरी को अकेले छोड़कर पुन्नी को लेकर गया और पुलिस आती है और ईश्वरन को लेकर चली जाती है। मगर ईश्वरन का दोस्त बड़ी वैल्यू केस वापस ले लेता है। बड़ी वैल्यू भी ईश्वरन को गलत समझता है। उसे भी यही लगता है कि यह सब कुछ ईश्वरन ने किया है। वह ईश्वरन से पूछता है कि तूने सुंदरी को वहाँ अकेले छोड़कर पुन्नी को अकेले क्यों ले गया और गाड़ी को रास्ते में क्यों रोका? तू उसे सीधा घर भी तो छोड़ सकता था। ईश्वरन कहता है कि मैं सुंदरी को गेट के अंदर छोड़ा था और मुझे लगा कि पुन्नी ठीक नहीं है, तो मैंने उससे बात करने के लिए गाड़ी रोकी थी। मगर जब ईश्वरन को लगता है कि बड़ी वैल्यू और बाकी सब उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वह सफाई देना बंद कर देता है। बड़ी वैल्यू गुस्से में ईश्वरन को थप्पड़ मारता है और उससे झगड़ा करता है। अब ईश्वरन को सब गलत समझ रहे होते हैं। उसकी भाभी को भी लगता है कि ईश्वरन की नीयत ठीक नहीं है, हो सकता है उसी ने पुन्नी के साथ गलत किया हो। वह सुंदरी को अब अपने पास रखती है। ईश्वरन की गर्लफ्रेंड शक्ति आती है, वह उसके साथ बैठती है, लेकिन फिर वह भी पूछती है कि तुमने सुंदरी को वहाँ अकेले क्यों छोड़ा। ईश्वर समझ जाता है कि इसे भी मुझ पर शक है। वह उसे भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। हर रोज सुंदरी को ईश्वर तैयार करता था, लेकिन अब उसकी भाभी तैयार करती है। वह सुंदरी से कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें गलत जगह हाथ लगाए तो तुम मुझे बताओगी, तुम्हारे चाचा भी अगर गलत जगह हाथ लगाए तो मुझे बताना। इन बातों को ईश्वरन सुन लेता है। वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसकी भाभी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और सुंदरी भी पीछे पीछे चली जाती है। ईश्वरन को बहुत बुरा लग रहा था कि सब उसको इतना गलत समझ रहे हैं। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ा होता है और कुएं में देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त बड़ी वैल्यू वहाँ आता है। वह ईश्वरन को बताता है कि पुन्नी अब ठीक है, मैंने उससे बात की है, मुझे माफ कर दे यार। ईश्वरन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी पुन्नी उस आदमी का हुलिया बताने की स्थिति में नहीं है। तभी ईश्वरन की भाभी का फोन आता है कि सुंदरी मिल नहीं रही है। एक आदमी सुंदरी को फोन दिखाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे चाचू के पास लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई जाती है। एक बस स्टैंड के सीसीटीवी में सुंदरी और उसके साथ एक आदमी को देखा जाता है, लेकिन दिवाली के कारण अभी कोई फोन नहीं उठाता है। दिवाली के दिन एक 10 साल के बच्चे की लाश पीली खाई के पास मिलती है। देखकर ऐसा लगता है कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए बताया नहीं जा सकता कि लड़की है या लड़का। लाश को पलटने पर पता चलता है कि यह एक लड़की की लाश है और उसके गुप्तांगों को एसिड से जलाया गया है। ईश्वरन और उसकी भाभी को लाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है। ईश्वरन और उसकी भाभी दोनों लाश को देखते हैं। ईश्वरन कहता है कि इस लड़की की हाइट सुंदरी से ज़्यादा है, मैं बगल में लेट कर देखा हूँ, यह मेरी सुंदरी नहीं है। बड़ी वैल्यू कहता है कि तुम अच्छे से पहचान कर लो। ईश्वरन कहता है कि यह सुंदरी नहीं है। बेचारे इसके माँ बाप कैसे सहन करेंगे इस बात को। बस कंडक्टर बताता है कि यह लोग तालाब के स्टॉप पर उतर गए, उड़ुमलिक पेट तक नहीं आए। टिकट उन्होंने उड़ुमलिक पेट का ही लिया था, फिर भी तालाब के स्टॉप पर उतर गए। कंडक्टर से मिलने के बाद ईश्वरन और बड़ी वैल्यू दोनों तालाब के पास जाते हैं और वहां पर खोजबीन करते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आता है। वह बड़ी वैल्यू से कहता है कि अपने दोस्त से कहो अच्छे से पहचान कर ले, हम 2 दिन में उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। बड़ी वैल्यू कहता है कि वह लोग उड़ुमलिक पेट तक नहीं उतरे थे, तो वह लड़की सुंदरी कैसे हो सकती है। इंस्पेक्टर कहता है कि एक दाढ़ी वाले आदमी और एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की को
टाटा एसी की बस ने उड़ुमलिक पेट छोड़ा है। फिर ईश्वर और बड़ी वल्लू दोनों टाटा एसी के बस के कंडक्टर से मिलने जाते हैं। जब वह बस कंडक्टर से पूछताछ कर रहे होते हैं तभी कुछ छोटे बच्चे वहां से जा रहे होते हैं। उनके हाथ में एक सुंदरी का वाटर बॉटल होता है। ईश्वरन के पूछने पर वह बताती है कि उसके पास में एक लड़की मरी हुई थी, हमने इसे साबुन से धोया था। ईश्वरन टूट कर वहीं पर रोने लगता है। फिर वह मरे हुए लड़की को आइडेंटिफाई करने के लिए दोबारा वहां जाता है। डॉक्टर बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उस लड़की की उम्र 11 साल है और आपके सुंदरी की उम्र 8 साल। तो यह आपकी सुंदरी कैसे हो सकती है? जाइए अच्छे से दोबारा ढूंढिए। ईश्वरन उस लड़के से पूछता है जिसको सुंदरी की बोतल मिली थी कि उसने बोतल को साबुन से क्यों धोया। वह कहता है क्योंकि इसमें पेट्रोल की बदबू आ रही थी। एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की उस वाटर बोतल में पेट्रोल खरीद रही होती है। खूनी ने उसी बच्ची के हाथों ही पेट्रोल खरीदवाया और उसे मार दिया। वह बच्ची को तब तक अपने साथ रखता है जब तक कि उसे नई लड़की ना मिल जाए। वह लड़कियों को मुर्गी के बच्चे दिखाकर अपने पास लाता है और उन्हें मोबाइल में गेम दिखाकर किडनैप कर लेता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि बताओ तुम्हारी सुंदरी को क्या क्या पसंद है। ईश्वरन सुंदरी की पसंद की सारी चीजों को लिखवा देता है। पुलिस सुंदरी की पसंद की चीजों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एक दुकान पर पता चलता है कि सुंदरी की पसंद की एक मिठाई को एक दाढ़ी वाले ने खरीदा था। फिर अगले दिन जाल बिछाया जाता है। मिठाई वाला मिठाई लेकर पुल पर खड़ा रहता है और ईश्वरन के साथ पुलिस वाले झाड़ियों में छिपे रहते हैं, मगर वह आज नहीं आता। किडनैपर सुंदरी को डरा कर रखा होता है। सुंदरी की हालत बहुत खराब होती है। वह केवल एक ही बात रिपीट कर रही होती है कि मुझे चाचू के पास जाना है। अगले दिन फिर जाल बिछाया जाता है। मिठाई वाला पुल पर खड़ा रहता है, मगर किडनैपर रोड पर एक दूसरे मिठाई वाले से मिठाई खरीदने लगता है। वह मिठाई वाला भी उस आदमी के बारे में जानता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह उसको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन उस रोड पर नाकाबंदी कर दी जाती है। किडनैपर अपने बाल और दाढ़ी छिलवाकर अपना भेष बदल लेता है। वह सुंदरी को अपने साथ लेकर जाता है। सुंदरी से ही एक बोतल में पेट्रोल खरीदवाता है। जब वह ऑटो में जा रहे होते हैं तो आगे पुलिस ने नाकाबंदी की होती है। किडनैपर सुंदरी को एक औरत को देखकर कहता है कि मुझे कुछ काम है, बस मेरी बच्ची को चेक पोस्ट पार करवा दो, और अपने एक दूसरे ऑटो में जाकर बैठ जाता है। सुंदरी की हालत ठीक नहीं होती है तो वह औरत आगे जाकर पुलिस वालों को बताती है। इतने में किडनैपर चेक पोस्ट पार करके वहां से निकल जाता है। सुंदरी को पुलिस वाले बचा लेते हैं। उसकी हालत ठीक नहीं होती है। ईश्वरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ईश्वरन बड़ी वली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मैं ही मारूंगा। अगर वह तुम्हें मिलता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, वादा करो। काफी दिन बीत जाते हैं मगर अभी तक सुंदरी की हालत ठीक नहीं होती है और किडनैपर भी अभी तक नहीं पकड़ा जाता। ईश्वरन जब अस्पताल में बैठा रहता है तभी पुन्नी अपनी मम्मी के साथ वहां पर आती है। पुन्नी ईश्वरन को गले लगा लेती है। ईश्वरन कहता है कि तुम ठीक हो पुन्नी। उसकी मम्मी सुंदरी से मिलने आई होती हैं। बड़ी वल्ली बताता है कि हमने उसे पकड़ लिया है। पुन्नी जब घर जा रही थी तब उसने आइडेंटिफाई किया, उसे पकड़ लिया गया है। ईश्वरन कहाँ है? ईश्वरन घर पर हथियार बना रहा था ताकि उसे मार सके। बड़ी वैल्यू कहता कि न जाने उसे कहाँ से पता चल गया। उसने पुलिस स्टेशन जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। शक्ति तुम जाकर उसे समझा दो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। मुझे भी दुख हुआ है, एक बार कोर्ट की हियरिंग हो जाने दो, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। उस आदमी को कटघरे में लाया जाता है। पुन्नी को एक अलग कमरे में रखकर उसे वीडियो के थ्रू दिखाया जाता है। बाहर ईश्वरन खिड़की से उस आदमी को देख लेता है और अपने दोस्त को फोन करके सब कुछ तैयार रखने को कहता है। शक्ति ईश्वरन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईश्वरन शक्ति की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सुंदरी को आरोपी का वीडियो दिखाया जाता है। सुंदरी उस आदमी को देखकर इनकार कर देती है। शक्ति ईश्वरन के दोस्त सुरेश के घर जाती है, लेकिन सुरेश वहां भी नहीं होता। वह सुरेश को कॉल लगाकर कहती है कि तुम लोग गलत आदमी को मारने जा रहे हो। सुंदरी ने उस आदमी को देखकर आइडेंटिफाई किया कि यह वह आदमी नहीं है। सुरेश ईश्वरन को रोकने के लिए जाता है। शक्ति बड़ी वैल्यू को बताती है कि उन्होंने बस में उस आदमी को मारने का प्लान बनाया है। सुरेश बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहेगा। बड़ी वैल्यू कहता है कि अगर हम केवल इतना बता दें कि वह गलत आदमी है तो काफी होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक्यूज को ले जाने वाले बस में ईश्वरन पहले से ही मास्क लगाकर बैठा रहता है। बड़ी वैल्यू कांस्टेबल को फोन लगाता है जो एक्यूज को बस में लेकर जा रहा था। वह उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है ना, देखो तुम्हारे आसपास कोई रेड शर्ट में लड़का है, वहाँ पर एक दूसरा लड़का रेड शर्ट में रहता है। वह लड़का बस से उतर रहा होता है तो कांस्टेबल उसे फोन देने के लिए उधर जाता है। इधर एक्यूज को अकेला देख ईश्वरन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुरेश ईश्वरन को पकड़ लेता है। वह उसे नीचे उतार कर बताता है कि यह वह आदमी नहीं है। सुंदरी ने खुद इसे पहचान कर बताया है कि यह वह आदमी नहीं है, यह एक शेयर ऑटो ड्राइवर है। पुन्नी के साथ जो हुआ और सुंदरी के साथ जो हुआ दोनों अलग अलग आदमियों ने किया है। पुन्नी इसी के साथ बैठकर भैरव मंदिर गई थी और वहाँ इसी ने पुन्नी के साथ गलत किया था।
यह पुन्नी का आरोपी है। सुंदरी के साथ जिसने गलत किया वह अभी तक नहीं मिला है। इतना सुनते ही कि यह पुन्नी का आरोपी है, इसी ने पुन्नी की ये हालत की थी। वह चाकू लेकर दोबारा बस में घुस जाता है और उसे जान से मार देता है। बड़ी वैल्यू ईश्वरन से कहता है कि अब तू कुछ नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर तूने कुछ और किया तो फिर मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। तेरी वजह से सुरेश भी इसमें फंस सकता है। वह उसे समझाकर वहां से चला जाता है। शक्ति और ईश्वरन की भाभी दोनों उसे समझाते हैं। शक्ति कहती है कि उस दिन 12th के रिजल्ट वाले भी दिन तू नहीं आया, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर वहाँ मेरा मामा आया, उसने मुझे देख लिया। उसे पता चला कि मैं यहाँ किसी लड़के से मिलने वाली हूँ, तो वह मुझे झाड़ियों में लेकर आया। उसने मेरा रेप किया और उसके बाद भी वह घर ऐसे आता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईश्वरन कहता है कि बताओ वह इस वक्त कहाँ मिलेगा। शक्ति कहती है कि वह 6 साल पहले ही मर चुका है। तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि तुम उस हालात से बाहर कैसे निकली। तुम्हें केवल उस आदमी के बारे में जानना है जिसने मेरा रेप किया। सुंदरी की हालत खराब है, तुम उसे ठीक करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुम्हें केवल उस आदमी को ढूंढना है, अपनी मनमानी करनी है। क्या सुंदरी ने कहा तुम्हें उस आदमी को मारने के लिए? ईश्वरन सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी ईश्वरन का शर्ट पकड़ लेती है। ईश्वरन उसके बगल में लेट जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है। अब सुंदरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और पुलिस वालों को एक 48 साल के आदमी की लाश सड़ी हुई मिली है। यह वही आदमी होता है जिसके बारे में सुंदरी ने बताया था। किसी ने उसे मार कर फेंक दिया होता है और यही मूवी एंड हो जाती है।